कल अभी हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े थे, उसमें कुछ मॉडल हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे देखिए एक थॉम्सन का परमाणु मॉडल, थॉम्सन का परमाणु मॉडल यहाँ पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं थॉम्सन के परमाणु मॉडल की, तो थॉम्सन ने कहा था ये जो परमाणु होता है, ये जो परमाणु होता है एक तरबूज के समान या एक गोलाकार भाग होता है जिसमें रेड मांसल भाग जो होते हैं, जिसमें रेड मांसल भाग जो होते हैं, जैसे तरबूज का एग्जाम्पल उन्होंने लिया, इसमें रेड मांसल भाग जो होता है, रेड कलर का जो भाग होता है उसे उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया, उसे उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। और उसका जो बीज होता है, उसका जो बीज होता है उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो यहाँ पे थॉम्सन के अनुसार परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। तो जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोले का मतलब प्रोटॉन का बना होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कण होता है, प्रोटॉन का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। जिस तरीके से तरबूज में उसका जो बीज होता है जगह जगह पे धंसा होता है, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो रेड कलर का भाग होता है वो प्रोटॉन का बना होता है और उसका जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन के समान, यानी कि वो ऋणावेशित कण जो होता है जगह जगह पे धंसा होता है, जो इस परमाणु को उदासीन बनाता है। इसका मतलब है कि परमाणु जो है वो उदासीन है। दूसरा नंबर, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। तो मतलब ये जो रेड कलर का मांसल भाग है वो और ये बीज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, इन दोनों की संख्या इक्वल होती है। इसलिए यहाँ पे ये जो परमाणु होता है वो परमाणु जो होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। परमाणु जो होगा वो उदासीन होगा। तो ये थॉम्सन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था तरबूज के फल को लेकर के। लेकिन अब यहाँ पे रदरफोर्ड ने उसमें कुछ संशोधन किया। रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने सोने की पन्नी पर, सोने की चादर पर अल्फ़ा किरणों की बमबारी की, सोने की चादर पर अल्फ़ा किरणों की बमबारी की। तो उनको कुछ यहाँ पे संरचनाएं दिखाई दी जिसके माध्यम से उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, देखिए यहाँ पे, और ये सपोज दैट मान लीजिए परमाणु है, ये परमाणु है और इस पर जब अल्फ़ा किरणों की, अल्फ़ा किरणें मतलब अल्फ़ा किरणें जो होती हैं वो धनावेशित किरणें होती हैं। अल्फ़ा किरणें जो होंगी वो धनावेशित किरणें होंगी। जब इनको प्रवाहित किया गया तो देखा गया कुछ किरणें सीधे निकल गई। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जब सोने की पन्नी पर, सोने की चादर पर अल्फ़ा किरणों की या धनावेशित किरणों की, धनावेशित किरणों को प्रवाहित किया गया तो कुछ किरणें बिना प्रवाहित हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। कुछ किरणें बिना विचलित हुए वो सीधे निकल गई। और जैसे जैसे परमाणु के मध्य भाग की ओर बढ़े तो वैसे वैसे उन किरणों में थोड़ा सा विचलन होना शुरू हो गया। वैसे वैसे उन किरणों में थोड़ा सा विचलन शुरू हो गया। जब परमाणु के और मध्य भाग की ओर आए तो उन किरणों में और अधिक विचलन शुरू हुआ, उन किरणों में और अधिक विचलन शुरू हुआ। और एक अवस्था ऐसी आई, एक अवस्था ऐसी आई जब परमाणु का जो मध्य भाग होता है उससे प्रकाश किरणें यहाँ पे गई तो वो उसी दिशा में वापस लौट आई, उसी दिशा में वो वापस लौट आई, जिस दिशा में गई थी उसी दिशा में वापस लौट आई। ऐसा लगभग ये 12,000 कणों में से एकाध कण ऐसे हैं, लगभग 12,000 ये जो
फ्लो की गई हैं, एकाध किरणें ऐसी हैं जो वापस उसी दिशा में लौट गई। तो इस बेस पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिनके अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु का केंद्र है ये क्या है, धनावेशित है। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो रदरफोर्ड ने जो एक मॉडल प्रस्तुत किया उनके अनुसार यहाँ पे अलग से एक संरचना बना दी जा रही है समझने के लिए। तो देखिए ये मध्य भाग जो होता है, उन्होंने कहा कि ये जो मध्य भाग होता है वो क्या कहलाता है, नाभिक। और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में स्थित होता है। दूसरा नंबर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरा नंबर उन्होंने कहा है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो नाभिक जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म, नाभिक जो होता है परमाणु की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। तो ये रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला और कुछ इनका ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था कुछ सही भी साबित हुआ। अब यहाँ पे ये जो मॉडल प्रस्तुत किया गया, देखिए इसमें ये जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया, कुछ किरणें सीधे निकल गई। इसका मतलब होता है कि ये धनावेशित किरणें धनावेशित कणों से मिल करके बनी हैं। इनके मार्ग में ना ही ऋणावेशित कण पड़ा और ना ही धनावेशित कण। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। जैसा कि टॉमसन ने कहा था, ये टॉमसन का परमाणु मॉडल है। टॉमसन ने कहा था कि ये जो परमाणु होता है वो धनावेशित कणों से मिलकर के बना होता है। परमाणु जो होता है वो धनावेशित कणों से मिलकर के बना होता है। रदरफोर्ड ने प्रयोग करके कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। अगर यहाँ पे हम टॉमसन की बात लेकर के चलें कि भाई ठीक है ये परमाणु जो होता है वो धनावेशित कणों से मिलकर के बना होता है, तो ये धनावेशित कण से बना ये किरण जो है ये जा रहा है, तो यहाँ पे पहले से ही धनावेशित कण उपस्थित है और ये भी धनावेशित है। तो धनावेशित और धनावेशित इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे धनावेशित और धनावेशित दोनों में प्रतिकर्षण हो जाता और ये किरणें वहीं से वापस लौट जाती। लेकिन देखा क्या गया कि अधिकांश किरणें वो सीधे निकल गई, उनके मार्ग में कोई विचलन नहीं हुआ, वो सीधे निकल गई, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है। दूसरा नंबर उन्होंने कहा बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। तो ये जो किरणें होती हैं बहुत कम किरणें अपने मार्ग से विक्षेपित होती हैं और जैसे जैसे हम परमाणु के मध्य भाग की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इन कणों में विक्षेपण अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु का जो धनावेशित कण होता है, ये जो धनावेशित कण होता है परमाणु के मध्य भाग में स्थित होता है, परमाणु के मध्य भाग में स्थित होता है। जैसे जैसे मध्य भाग की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनमें विचलन शुरू हो जाता है। तीसरा नंबर है, अब उसके बाद देखा गया कि 12,000 कणों में से 12,000 कणों में से एकाध कण ऐसा है जो वापस उसी दिशा में लौट रहा है और जहाँ पे ये कण जो कण यहाँ से वापस सीधे लौट रहा है वही भाग उन्होंने क्या कह दिया, ये मध्य भाग होता है, जिसे उन्होंने नाम दे दिया नाभिक। और यहीं से वो जो किरण है, वो जो कण है वापस लौट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण धनावेशित कण नाभिक में स्थित हैं, या संपूर्ण धनावेशित कण जो होता है परमाणु का वो परमाणु के मध्य भाग में स्थित होता है और वो मध्य भाग का एरिया जो होता है परमाणु की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए उन्होंने इस छोटे से एरिया को, छोटे से भाग को नाभिक दे दिया और कहा कि संपूर्ण जो धनावेशित कण होता है वो नाभिक में स्थित होता है। तो इस बेस पर उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जो बाद में कहलाया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए इसमें कुछ कमियां भी रही हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां रही हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हैं। तो अब ये तो धनावेशित कण यहाँ पे हो गए, अब बाकी जो ऋणावेशित कण है वो एक निश्चित
वर्तुलाकार मार्ग में टेढ़ी मेढ़ी कक्षा में क्या कर रहा है, तो वो चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ये स्थायी नहीं हो पाएगा, और हम जानते हैं हमारा जो परमाणु होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी होता है। स्थायी कब ये नष्ट हो जाएगा, जब ये नाभिक में आकर्षित हो जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन परमाणु हमेशा क्या होता है, स्थायी होता है, इसका स्थायित्व खत्म नहीं होता। इस बात की विवेचना या इस बात का स्पष्टीकरण ये नहीं कर पाए, ये थोड़ी सी इनमें कमी रही है। फिर उसके बाद बोर बढ़ आए। बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिनके अनुसार बोर का परमाणु मॉडल। अब देखिए इसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां रही हैं उनको दूर करते हुए नील्स बोर ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिनके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें विविक्त कक्षा कहा गया, और इन कक्षों को एक संकेत के माध्यम से 1, 2, 3, 4 या K, L, M, N नाम दिया। तो ये जो कक्षा है वो K, L, M और N है। दूसरा नंबर है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। जो नाभिक के सबसे नज़दीक कक्षा है उसे निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये जो होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर, और जो सबसे दूर होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर होता है। अब देखिए इसमें, अब ये जो कक्षा होते हैं K, L, M और N, इन्हें ऊर्जा स्तर कहा गया। इन्हें ऊर्जा स्तर कहा गया। अब देखिए उसके बाद इसमें ये कक्षाएं K, L, M, N से प्रदर्शित की गई, और इनको भरने के लिए बोरबरी ने एक सिंपल सा सूत्र दिया 2n²। मतलब इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2n² के हिसाब से, जहाँ पर n कक्षकों की या कक्षा की संख्या, जहाँ पर n कक्षा की संख्या, जैसे अगर K में इलेक्ट्रॉन भरना हो तो K बराबर कितना, 1, तो 2n² के हिसाब से 2 × 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, ऐसे ही आगे कक्षा बढ़ाते जाएंगे और इसके हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। तो देखिए अब इसमें कुछ छोटी परिभाषाएं भी हैं, जैसे परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जिसके बारे में अभी पिछली कक्षा में शायद बताया भी गया। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और दूसरा यहाँ पे आता है द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये कहलाएगा द्रव्यमान संख्या।